गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा और मैं एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दूं आप सभी को, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। एम लक्ष्मीकांत जो सर हैं, उनकी लेटेस्ट 7th एडिशन जो इंडियन पॉलिटी की हमें देखने को मिलती है, उसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑलरेडी हम बहुत से अराउंड 33 लेक्चर्स देख चुके हैं, जिनके अंदर हम टोटल 1 to 12 चैप्टर्स ऑफ एम लक्ष्मीकांत देख चुके हैं। 13 चैप्टर जो है, जिसका टाइटल है पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो हमारा कंटिन्यू है, गोइंग ऑन है। और वही चैप्टर्स हमने लास्ट लेक्चर्स में स्टार्ट किया था। और इसके देखिए हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे इस चैप्टर्स के अंदर। जैसे कि हमने फर्स्टली देखा था पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री सिस्टम, बोथ एट द सेंट्रल लेवल हो गया या फिर स्टेट लेवल हो गया। इसके अलावा फिर हमने डिस्कस किए थे कुछ फीचर्स हो गया ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, मेजोरिटी पार्टी रूल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो ऑन एंड सो फॉर किए थे। उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट टॉपिक फीचर्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स। फिर हमने कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात की थी कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है उसके क्या होते हैं, कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं। वो चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कशन की थी, राइट। तो यहाँ तक हमने कुछ देखा था लास्ट लेक्चर्स के अंदर, मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। और आज हम देखेंगे उसी लेक्चर्स को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। कुछ टॉपिक्स हैं, 2 to 3 टॉपिक्स हैं जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम चैप्टर्स हैं, दैट इज़ चैप्टर 13, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर है। तो ये होने वाला है हमारा आज का एजेंडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो न्यू टॉपिक्स है हमारा चैप्टर 13 के अंदर ही, कि रीज़न फॉर द एडॉप्शन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि भाई ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इंडिया ने एडॉप्ट किया अदर देन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो इसके रीज़न क्या थे। हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट जो कि यूएसए के अंदर देखने को मिलता है, उसको अडॉप्ट क्यों नहीं किया, उसके क्या क्या रीज़न्स थे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि फर्स्ट रीज़न्स क्या था, तो था फेमिलैरिटी विद द सिस्टम। जैसा कि हम सभी को पता है, अंग्रेज़ों ने यानी कि ब्रिटिशर्स ने मोर देन अराउंड 200 ईयर्स तक क्या किया, हम पे रूल किया। और लास्ट जो जनरली हमें देखने को मिलते हैं 1900 के बाद से अलग अलग लॉज के थ्रू क्या कर रहे थे, वो हमें गवर्न कर रहे थे। जैसे कि हम जानते हैं 1909 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके बाद 1919 का एक्ट देखने को मिलता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मोरले मिंटो रिफॉर्म। देन 1935 का एक्ट देखने को मिलता है। ये सब सिस्टम कहीं ना कहीं क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम्स की ही बात करते थे। और हमारा देश कहीं ना कहीं इनसे क्या था, फेमिलियर था। यही रीज़न देखने को मिलता है कि ये फेमिलैरिटी के कारण हमारा देश और हमारा सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट, उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अदर पार्टी क्या कर रही थी, अपोज कर रही थी ब्रिटिश एजेंडा को, तो वो कहीं ना कहीं क्या थी, फेमिलियर थी विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्या करते थे, फॉलो करवाते थे। और कहीं ना कहीं यही रीज़न है फेमिलैरिटी का कि हमने क्या किया, एडोप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसके ऊपर के एम मुंशी जो हैं वो कुछ आर्ग्यूमेंट करते हैं। जैसे कि उनका कहना है कि फॉर द लास्ट 30 और द 40 ईयर्स सम काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन द गवर्नेंस हो गया ऑफ दिस कंट्री। मतलब हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने लास्ट 1935 के बाद हम देखेंगे जनरली क्या देखने को मिलता है, और 1919 से भी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के थ्रू हमें देखने को मिली थी सिस्टम में। एंड दैट इज़ द रीज़न हमने क्या किया, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट किया। तो फर्स्ट रीज़न क्या माना जाता है, फेमिलैरिटी। इसके अलावा हम बात करें सेकेंड रीज़न, तो माना जाता है प्रेफरेंस टू द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देन स्टेबिलिटीज़। हम जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या आर्ग्यू किया था, कि उनका कहना था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है वहाँ पर डिबेट हुई थी कि हमें जो हमारे डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव्स होने वाले, मिनिस्टर्स होने वाले, गवर्नमेंट होने वाली, उनको क्या होना चाहिए, 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी चीज़ होनी चाहिए स्टेबिलिटी। पर हमें पता है दोनों चीज़ों को लेके एक साथ चलना ज़्यादा पॉसिबल उस समय नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि ब्रिटेन के अंदर देखने को मिलती है, जहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउसेस। उनका जो लोअर हाउस है उसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेम वो चीज़ हमने भी अडॉप्ट की इंडिया के अंदर ऑन द अदर एंड। और इसीलिए क्या बोलते हैं हम, ब्रिटेन का जो सिस्टम है थोड़ा रिस्पॉन्सिबल सिस्टम माना जाता था। ऑन द अदर एंड क्या होता है, अमेरिकन सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी मेन फैक्टर है, कि भाई अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक बार इलेक्ट कर लिया गया तो 4 ईयर्स तक उनको अपनी पोजीशन से कोई भी रिमूव नहीं कर सकता। लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था,
आप प्रीफर कर सकते हैं, लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, उसमें डिटेल में हमने बात की थी कि भाई एक बार यूएस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लिया जाता है तो इवन यूएस कांग्रेस भी है, यूएस प्रेसिडेंट को 4 ईयर से पहले रिमूव नहीं कर सकती एक्सेप्ट बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट कब होता है? जब ग्रेव मिस कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया जाता है तभी। और इसका हमने एग्जांपल के थ्रू भी समझा था, ट्रंप के एग्जांपल्स के थ्रू। क्लियर? तो यहाँ क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, स्टेबल रह जाता है 4 ईयर्स तक। इसीलिए यूएस के प्रेसिडेंट, यूएस फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हम बोल सकते हैं कि वो स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है एज़ कम्पेयर टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइल इन केस ऑफ ब्रिटेन वी सी द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोनों चीज़ों को एक साथ इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया एज़ कम्पेयर टू स्टेबिलिटीज़। इसीलिए हम जानते हैं हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन स्पेसिफिक। तो क्या होते हैं, पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसीलिए हमने प्रेफरेंस किसको दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिया, अनलाइक स्टेबिलिटी विच आर गिवन मोर प्रेफरेंस इन केस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये क्या माना जाता है, सेकेंड रीज़न माना जाता है कि हमने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको ज़्यादा फोकस किया और इसीलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट किया। अगर हम स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करते तो हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को एडॉप्ट करते हैं, जो कि हमने नहीं किया। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फोकस करके पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट किया। थर्ड रीज़न की हम बात करें तो थर्ड रीज़न माना जाता है नीड टू अवॉइड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसा कि हम जानते हो लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कशन भी किया है कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो क्या होते हैं, लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। जब वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर कोई भी बिल को पास करवाते हैं तो वो क्या एक्ट करते हैं, एज ए लेजिस्लेचर एक्ट करते हैं। बट वंस द बिल हैज़ पासेस फ्रॉम द पार्लियामेंट और बिल बन जाता है एक्ट, तो उसको इम्प्लीमेंट जब वो करते हैं तो एज ए एग्जीक्यूटिव का रोल परफॉर्म करते हैं। तो हमें देखने को मिलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोथ एग्जीक्यूटिव भी का रोल प्ले करते हैं, लेजिस्लेचर का भी रोल प्ले करते हैं। जिससे क्या होता है, लेजिस्लेचर्स के अंदर अदर अपोजिशंस भी आते हैं, अपोजिशंस के एमपीज़ भी आते हैं, तो इनको कोई भी क्वेरी कंसर्न होता है तो ये लोग लेजिस्लेचर्स के अंदर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, मिनिस्टर्स से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और यही रीज़न हमें देखने को मिलता है कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, जनरली कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होता है। बट यूएस के केस में हम बात करें तो यूएस प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस का पार्ट है नहीं। कांग्रेस जो है यूएस की, हमारी पार्लियामेंट है ना, वैसे ही यूएस की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है। बट यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, कांग्रेस का पार्ट नहीं है, एक सेपरेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है प्रेसिडेंट। और वहाँ की कांग्रेस जो है वो क्या है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है। दोनों के बीच में स्ट्रिक्ट सेपरेशंस देखने को मिलता है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि यूएस कांग्रेस और यूएस प्रेसिडेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। बट ये चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हम इन्फेंट डेमोक्रेसी थे, यानी न्यू बॉर्न डेमोक्रेसीज थे। और यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो वो चीज़ें क्या हो, हमारे देश के लिए बेनिफिशियल ना हो। इसीलिए हमने क्या किया, एग्जीक्यूटिव को भी कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव का पार्ट बनाया, ताकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जब लेजिस्लेचर्स यानी कि पार्लियामेंट के अंदर हो तो उनसे जो अपोजिशन लीडर्स हैं जो कि लेजिस्लेचर्स हैं वो क्या कर सकें, इनसे क्वेश्चंस पूछ सके, अपनी क्वेरीज़ हैं, देश की अलग अलग इश्यूज़ हैं, करंट इश्यूज़ हैं, उनको रेस कर सकें और कोई भी बिल के ऊपर डिबेट डिस्कशंस किया जा सके। तो इसीलिए हमने क्या किया, ये जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच का कॉन्फ्लिक्ट्स कम करने के लिए हमने कहीं ना कहीं क्या किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट किया है। क्लियर? ये कुछ थर्ड रीज़न देखने को मिलता है। इसके बाद देखने को मिलता है नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन सोसाइटी क्या देखने को मिलती है हमें, मोस्ट हेट्रोजीनियस देखने को मिलती है। मोस्ट हेट्रोजीनियस का मतलब होमोजीनियस नहीं है। इसके अलावा हमें इंडियन सोसाइटी जो है ना मोस्ट कॉम्प्लेक्स भी देखने को मिलती है इन द मैनर ऑफ सोशल स्ट्रेटा। तो हमें पता है इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स के या डिफरेंट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं। सबका अपना अपना कल्चर्स है ना, अपनी अपनी लैंग्वेज है, अपना अपना ट्रेडिशंस है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है हेट्रोजीनियस स्टेट्स के अंदर, ये सारी चीज़ों को सेटिस्फाई करने के लिए कहीं ना कहीं हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो किया, जिसके अंदर क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, इनकी भी लिमिट है 15% ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ लोकसभा। तो 15% के अराउंड हमें देखने को मिलते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हमारी जो डाइवर्स सोसाइटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं।
जबकि हम बात करें प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, एक प्रेसिडेंट होता है यूएस का। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि यूएस प्रेसिडेंट होता है, वो अपने क्या करता है, सेक्रेटरीज जो है उनको चूज़ करता है, और ज़रूरी नहीं है वो क्या हो, मिनिस्टर हो या इलेक्टेड मेंबर हो, वो एक्सपर्ट को भी बाहर से चूज़ कर सकता है। तो इन शॉर्ट वो क्या होते हैं, इतनी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इसीलिए ये रीज़न था कि ये जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटीज़ जो हैं, हेट्रोजीनियस सोसाइटीज़ है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एडॉप्ट किया था। अभी क्वेश्चन जो है ना रेज किया गया था पार्लियामेंट के अंदर कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए या फिर हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर क्या करना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, 1975 के अंदर, उस समय जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो क्या करती है तो 1975 की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस गवर्नमेंट यही क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम्स को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर शिफ्ट होना चाहिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे, क्या करती है 1975 के अंदर एक कमेटी सेटअप करती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह। और ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी होती है इसकी रिकमेंडेशन निकल के आती है कि भाई जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये बेस्ट सूटेड है, वेल डूइंग कर रहा है, बहुत ही अच्छी चीज़ कर रहा है, ये हमारे सिस्टम को चला रहा है, हमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे शिफ्ट होने की नीड नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही क्या करना चाहिए, हमें कंटिन्यू करना चाहिए। और ये रीज़न था, हमने क्या किया है, अभी तक हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर है। तो ये कुछ रीज़न माने जाते हैं जो क्या है, हमें इंडिया को पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है एडॉप्ट करने के लिए कहीं ना कहीं फोर्स करते हैं। और यही सब रीज़न थे जिसके कारण हमने क्या किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एडॉप्ट किया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो ये जो टॉपिक्स है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो होने वाला है कि व्हाट आर द डिस्टिंक्शंस, डिफरेंसेस क्या हैं इंडियन और ब्रिटिश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम में। तो देखिए कुछ डिफरेंस देखते हैं। हमें पता है कि हमने ब्रिटिश मॉडल को ही फॉलो करके क्या किया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसको एडॉप्ट किया है। बट क्या एज इट इज़ पूरा डिट्टो देखने को मिलता है, जैसा ब्रिटिश का मॉडल है वैसा इंडिया का नहीं, यहाँ पे कुछ हमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं। वो क्या मेजर डिफरेंस है, चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मेजर डिफरेंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट डिफरेंस इस तरीके का माना जाता है सॉरी कि इंडिया जो है ना वो क्या है, एक रिपब्लिकन सिस्टम फॉलो करता है। रिपब्लिकन सिस्टम फॉलो करता है इसका मतलब क्या है, हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट हैं दैट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के अंदर क्या देखने को मिलता है, हमें रिपब्लिकन सिस्टम देखने को मिलता है। और रिपब्लिकन सिस्टम का मतलब क्या होता है, हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट है यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो क्या है, इलेक्टेड ऑफिस है, यानी कि इलेक्टेड मेंबर होते हैं। बट इन केस ऑफ ब्रिटेन के अंदर ये जो ऑफिस है वो क्या होती है, हेरिडिटरी देखने को मिलती है, यानी कि ब्रिटिश के अंदर मोनार्की देखने को मिलती है या मोनार्कियल सिस्टम देखने को मिलता है, हम ऐसा बोल सकते हैं। उनके जो हेड ऑफ द स्टेट है यानी कि प्रेसिडेंट है वो कौन होते हैं, एदर क्वीन होंगे या फिर कौन होंगे, किंग होंगे। तो ये उनकी पोजीशन हेरिडिटरी यानी कि उनकी लीनेज, उनके पूर्वज यानी कि उनके जो भी जनरेशन है वो ही क्या करेगी, ये पोजीशन को हेल्ड करेगी। ऑब्वियसली इनके पास ज़्यादा पावर नहीं होती है, टाइटुलर हेड होते हैं, बट हेड ऑफ द स्टेट है कहीं ना कहीं क्या है, मोनार्की है जो कंटिन्यू करती है। उनके जो एंसेस्टर्स हैं, उनके ही जो क्या है आने वाली जनरेशन है वही क्या करेगी, इस ऑफिस को होल्ड करेगी। तो ये फर्स्ट डिफरेंस देखने को मिलता है कि हेड ऑफ द स्टेट इन केस ऑफ इंडिया आर इलेक्टेड ऑफिस, बट इन केस ऑफ ब्रिटेन हो गया इट इज़ अ मोनार्की। तो ये फर्स्ट डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करें सेकंड डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस क्या देखने को मिलता है कि ब्रिटिश सिस्टम जो है ना इज़ बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ द सोवरानिटी ऑफ द पार्लियामेंट। बट इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर ब्रिटेन क्या है, सोवरानिटी ऑफ पार्लियामेंट देखने को मिलती है। बट इन केस ऑफ इंडिया हमारे यहाँ पे सोवरानिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलती है। पार्लियामेंट इज़ नॉट सोवरन। ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है, ऑल द मोर पावरफुल है। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बना दिया तो उसको जुडिशरी जो है ना उनकी वो भी स्टक डाउन नहीं कर सकती। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए एक लाइन बोली जाती है जो डी लॉल में थे और एक्सपर्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, उनका ही कहना था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट चेंजिंग मैन इनटू वुमेन एंड वाइस वर्सा। यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या है, सोवरन है, ऑल द मोर पावरफुल है, वहाँ की जुडिशरी से भी पावरफुल है। बट इन केस ऑफ इंडिया
हमारी जो पार्लियामेंट है वो लिमिटेड है, उसके पास लिमिटेड पावर देखने को मिलती है। और ये लिमिटेशन कौन स्पेसिफाई करता है? कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ जो है ना क्या करता है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस डालता है। साथ ही साथ हमारा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल सिस्टम है, जुडिशियल रिव्यू है, फंडामेंटल राइट है, ये कुछ चीज़ें हैं, प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्या करते हैं, हमारी पार्लियामेंट की पावर को लिमिटेड करते हैं। तो सेकंड डिफरेंस ये है कि पार्लियामेंट सोवरन देखने को मिलती है ब्रिटेन के अंदर, पर इंडिया की पार्लियामेंट क्या है, लिमिटेड पावर देखने को मिलती है। ये सेकंड डिफरेंस। अब बात करें हम थर्ड डिफरेंस की, तो थर्ड डिफरेंस हमें क्या देखने को मिलता है, ब्रिटेन के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो हमेशा उनके लोअर हाउस जो है ना, यानी कि उनकी जो लोअर हाउस है हमारे अंदर जिसको हम बोलते हैं लोकसभा, उन्हीं का मेंबर होना चाहिए। बट इन केस ऑफ इंडिया आपको पता है राज्यसभा या लोकसभा किसी का भी अगर मेंबर हो तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। हमें पता है जो मनमोहन सिंह थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो कहाँ थे, राज्यसभा के एमपी थे, यानी कि राज्यसभा के मेंबर थे। बट इन केस ऑफ प्रेजेंट जो है मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो हमें लोकसभा से एमपी देखने को मिलते हैं। तो इंडिया के अंदर एदर यू आर राज्यसभा एमपी और लोकसभा एमपी, यू कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बट इन केस ऑफ ब्रिटेन, in order to become the prime minister of Britain you have to be a member of lower houses of the Britain parliament या ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये एक डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम फोर्थ डिफरेंस की बात करें तो फोर्थ डिफरेंस हमें क्या देखने को मिलता है कि यूजुअली द एमपी होता है अलोंग आर अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर इन द ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, अगर किसी भी मिनिस्टर को अपॉइंट करना है तो ये मिनिस्टर जनरली क्या होता है, एमपी होता है, यानी कि इलेक्टेड एमपी होगा। बट इन केस ऑफ इंडिया हमें पता है नॉन एमपी है कोई भी, यानी कि मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मिनिस्टर बना सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि 6 मंथ के विदिन इसे पार्लियामेंट का मेंबर बनना होगा, इधर लोकसभा और राज्यसभा, इधर इलेक्टेड और अपॉइंटेड। उसे क्या होगा, मेंबर बनना ही होगा 6 मंथ के अंदर, तभी वो अपनी मिनिस्टरशिप जो है उसको कंटिन्यू रख सकता है। बट ब्रिटेन के अंदर मिनिस्टर को ही क्या होगा, यानी कि मेंबर होगा तो ही उसको मिनिस्टर की पोस्ट मिलेगी, और एल्स ही और शी विल नॉट बी एंटाइटल हो गया टू बिकम द मिनिस्टर। बट इन केस ऑफ इंडिया नॉन मिनिस्टर भी क्या, यानी कि नॉन एमपी यानी कि नॉन मेंबर जो है वो भी मिनिस्टर बन सकता है। बट कंडीशन ये है कि 6 मंथ के अंदर क्या होगा, उसे इलेक्ट होके या नॉमिनेट होके कोई भी हाउसेस यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना होगा। तो एक डिफरेंस हमें ये भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिफ्थ डिफरेंस क्या देखने को मिलता है, तो फिफ्थ डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटेन हैज़ अ सिस्टम ऑफ अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर वाइल द इंडिया हैज़ अ नो सच सिस्टम। यानी कि ब्रिटेन के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी क्या होती है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनको क्या करना होता है, उनका जो ऑफिशियल एक्ट है उसे साइन करना होता है व्हेन दे बिकम द मिनिस्टर्स हो गया। बट इन केस ऑफ इंडिया जो मिनिस्टर्स हैं उनकी कोई ऐसी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं होती है, मतलब उन्हें कोई ऐसी लीगली उनको अपनी ड्यूटी फॉलो करने के लिए बाइंडिंग नहीं किया गया है। ऑब्वियसली अगर वो अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं करते तो नेक्स्ट इलेक्शंस में क्या होती है, उनको अपनी गवर्नमेंट छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ऐसे मिनिस्टर्स को नहीं करते हैं, इलेक्ट नहीं करते जनरली। बट ऐसी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखने को मिलती है, जो कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको ब्रिटेन में देखने को मिलती है मिनिस्टर्स के लिए। उन्हें क्या होता है, जनरली ऑफिशियल एक्ट होता है, उसके ऊपर साइन करना होता है। बट इन केस ऑफ इंडिया ऐसा कोई सिस्टम देखने को नहीं मिलता। तो फिफ्थ डिफरेंस क्या है, हमें ये देखने को मिलता है। सिक्स और लास्ट डिफरेंस की बात करें तो सिक्स डिफरेंस हमें क्या देखने को मिलता है, शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट। देखिए शैडो कैबिनेट का मतलब क्या होता है, पहली चीज़ क्या है कि शैडो कैबिनेट हमें ब्रिटेन के अंदर देखने को मिलता है, इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है। शैडो कैबिनेट का मतलब क्या होता है, भाई कोई भी गवर्नमेंट है, उसने क्या, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीत के आई और उसने क्या की, गवर्नमेंट फॉर्म की, तो वो क्या करेगी, अपनी कैबिनेट डिक्लेयर करेगी, अपनी कैबिनेट और अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू क्या करेगी, सरकार बनाएगी, अपने मिनिस्टर डिक्लेयर करेगी। और ही साथ साथ ब्रिटेन में क्या होता है, जो अपोजिशंस होंगे, अपोजिशंस पॉलिटिकल पार्टी होगी मेजोरिटी, वो भी क्या करेगी, अपनी एक कैबिनेट बनाएगी, और इसी कैबिनेट को बोला जाएगा शैडो कैबिनेट। वो पावर में नहीं होगी, बट वो क्या करेगी, देख रेख रखेगी, जो मेन गवर्नमेंट कैबिनेट है, जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी की कैबिनेट है, उस पर देख रेख करेगी और एज अ शैडो की तरह काम करेगी। इन केस अगर वो अपनी मेजोरिटी लूज़ करते हैं, मेन जो गवर्नमेंट है उनकी कैबिनेट, तो क्या कर सकती है, ये अगर पॉलिटिकल पार्टी है जो शैडो कैबिनेट बनाई है, अपोजिशंस की पार्टी, वो क्या कर सकती है, पावर अपने हाथ में ले सकती है, और उनके जो मिनिस्टर्स होंगे कहीं ना कहीं क्या करेंगे, वो कैबिनेट का पार्ट हो सकते हैं लेटर ऑन। अगर रूलिंग पार्टी है, रूलिंग कैबिनेट है, अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं बता पाती, यानी कि मोर देन 50% सीट वो नहीं कंटिन्यू रख पाती।
तो ये शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जो ब्रिटेन के अंदर अपोजिशन पार्टी फॉर्म करती है, अपने मेंबर्स को एज एक पूरी कैबिनेट बनाती है मिनिस्टर्स की, जो शैडो कैबिनेट की तरह काम करती है। बट इंडिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये एक डिफरेंस हमें देखने को मिलता है इंडिया के केस में। क्लियर है? तो ये कुछ 5 to 6 हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं ब्रिटेन के अगेंस्ट में, जो कि क्या है, ब्रिटेन के मॉडल को इंडिया के मॉडल से अलग करते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि डिट्टो ब्रिटेन का और इंडिया का मॉडल जो है ना एकदम सेम है। भले दोनों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पर यहाँ पे भी कुछ हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्या होता है, वहाँ पे मोनार्की देखने को मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, हमारे यहाँ रिपब्लिकन देखने को मिलती है। सेकेंड क्या देखा हमने कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है सोवरन है, पर हमारी पार्लियामेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, लिमिट करके रखता है उसकी पावर को। थर्ड देखा प्राइम मिनिस्टर उनका जो होता है वो लोअर हाउस का मेंबर होता है, बट इन केस ऑफ इंडिया क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर वो लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों में से किसी का भी मेंबर हो सकता है। इसके बाद क्या है कि वहाँ की पार्लियामेंट जो है उसके अंदर जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, जनरली जो मेंबर होते हैं उन्हीं को मिनिस्टर बनाया जा सकता है, पर इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। नॉन मेंबर को भी मिनिस्ट्री दी जा सकती है, बट कंडीशन क्या है कि 6 मंथ के अंदर उन्हें क्या होना होगा, इलेक्ट होना होगा। इसके बाद डिफरेंस हमने देखा कि वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि भाई मिनिस्टर जो होती हैं उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन्हें ऑफिशियल एक्ट हो गया ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट उसको साइन करना होता है। बट इंडिया के अंदर कोई ऐसी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना मिनिस्टर्स की नहीं देखने को मिलती है। उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट देखा हमने शैडो कैबिनेट का। अगेन अगर मैं रिपीट करूँ, शैडो कैबिनेट का मतलब क्या होता है कि भाई रूलिंग कैबिनेट तो होगी और इसके अलावा बैकएंड में जो अपोजिशंस होंगे वो भी क्या करेंगे, अपनी एक कैबिनेट फॉर्म करेंगे, यानी कि अलग अलग मिनिस्टर्स को रिक्रूट करेंगे, और वो एज अ क्या करेगी, जो मेन कैबिनेट है रूलिंग पार्टी की कैबिनेट, उस पर क्या करेगी, देख रेख रखेगी, उनको अकाउंटेबल ठहराएगी। तो ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है हमें शैडो कैबिनेट का, और ये जो शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है ये इंडिया के अंदर अभी तक नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंस देखने को मिलते हैं हमें किसके बीच में, इंडियन मॉडल और ब्रिटेन मॉडल के बीच में। क्लियर है? तो ये लास्ट टॉपिक था हमारा इस चैप्टर का, जो चैप्टर 13 था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्लियर है? तो इस चैप्टर्स के अंदर हमने क्या क्या देखा, अगर हम एक ब्रीफ रिकेप देखें तो हमने देखा सबसे पहले कि भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो होता क्या है, इसके डिफरेंट हमने क्या देखें, फीचर्स देखें। फीचर्स के अलावा हमने क्या क्या देखा, देखिए चलो एक बार हम देख लेते हैं पूरी चीज़ें। सबसे पहले हमने देखा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशंस के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं वहाँ पे ये प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, बोथ सेंट्रल लेवल पे और यूनियन लेवल पे। इसके बाद हमने बात की कि व्हाट आर द फीचर्स हो गया ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, सारी चीज़ें हमने डिटेल में बात की थी। इसके अलावा हमने क्या देखा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यूएसए इसका बेस्ट एग्जांपल है, इसके क्या क्या फीचर्स थे, ये चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कशंस की। इसके बाद हमने क्या देखा कि मेरिट्स क्या हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के, ऑन द अदर एंड डीमेरिट क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के, ये भी हमने डिटेल में देखा। इसके बाद हमने देखा कि व्हाट आर द रीज़न फॉर एडॉप्टिंग दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो ये कुछ 4 रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि क्या बताते हैं कि दीज आर द रीज़न हो गया, दैट्स वाई हो गया इंडिया इज़ एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसके बाद हमने देखा कि व्हाट आर द डिस्टिंक्शन हो गया बिटवीन द इंडियन मॉडल एंड द ब्रिटिश मॉडल। क्लियर है? तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर 13 जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम वो क्या होता है, ख़त्म होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 14 के साथ, जो होने वाला है हमारा फेडरल सिस्टम। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा, चीज़ें अंडरस्टैंड की होगी आपने। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शंस में अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो बस इसी के साथ हम आज का हमारा लेक्चर एंड करेंगे। और आपको अगर अच्छा लगा वो लेक्चर तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि हम ये जो पॉलिटी की पूरी सीरीज़ को आगे बढ़ाएं और एंड करें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ और वेरियस इनिशिएटिव भी ले सकें। क्लियर है? तो बस चलिए इसी के साथ हम क्या करते हैं, हमारे लेक्चर को आज एंड करते हैं। तब तक के लिए